हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स एकेडमी इंदौर से। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सीएफए और एमबीए फाइनेंस दोनों में से कौन सा कोर्स आपके लिए सही होगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज सीजन 3.0। ये एक हमारा रेगुलर सेगमेंट है जिसके अंदर हम करियर से रिलेटेड वीडियो हर ट्यूसडे को अपलोड करते हैं। आपको बता दूं कि ये एक कंपैरिजन वीडियो है जिसके अंदर हम दो कोर्सेज को अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर कंपेयर करते हैं एंड देन वीडियो के आखिरी में देता हूं मैं अपना फाइनल वर्डिक्ट, जिसके अंदर मैं ये बताता हूं कि कौन सा कोर्स आपके लिए सही होगा डिपेंडिंग अपॉन आप अपने करियर के कौन से स्टेज में हैं। अगर ऐसी ही वीडियोस लगातार आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग, और अगर आप इंस्टाग्राम पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर फॉलोइंग। कंपैरिजन शुरू करें इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप एमबीए के टॉप कॉलेजेस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, एक मीडियोकर कॉलेज के अंदर आप एमबीए करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि टॉप कॉलेज के अंदर तो करियर डेफिनेटली एमबीए फाइनेंस के अंदर बढ़िया होता है। वैसे ही अगर आप काम चलाओ एमबीए करने का सोच रहे हैं कि भाई एमबीए की डिग्री एक साथ में लग जाए, तो भी ये वीडियो आपके लिए नहीं है। हाँ, कंपैरिजन हम ऐसे एमबीए फाइनेंस और सीएफए के बीच में कर रहे हैं जो एक अच्छे कॉलेज से, एक डिसेंट कॉलेज से आप कर रहे हैं, जहाँ पर प्लेसमेंट वगैरह भी आपको मिल रही है, उसे हम कंपेयर करेंगे सीएफए से। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ, एरिया ऑफ वर्क। देखा जाए तो दोनों का सिलेबस काफ़ी जगह ओवरलैप करता है, मगर सीएफए के अंदर ध्यान दिया जाता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर, मगर एमबीए की स्पेशलाइजेशन यूजुअली कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर होती है। ये तो एक बेसिक कंपैरिजन था। ऐसा नहीं है कि सीएफए कॉर्पोरेट फाइनेंस में नहीं जा सकता, और ऐसा भी नहीं है कि एमबीए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर नहीं जा सकता। दोनों मेहनत करके अपने स्किल्स और नॉलेज को अपडेट करके एक दूसरे की फील्ड के अंदर ओवरलैप ज़रूर कर सकते हैं। सो लेट्स कंसिडर अ फ्यू मोर पॉइंट्स टू अंडरस्टैंड दोनों में से कौन सा आपके लिए सही होगा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एडवांटेज मैं दूंगा एमबीए को स्किल के बेसिस पे। एमबीए के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी ध्यान देते हैं, जबकि सीएफए सिर्फ अपने एग्ज़ाम पास कर लें उनके ऊपर पूरा फोकस होता है, बिकॉज सीएफए एग्जाम्स आर मच मोर डिफिकल्ट। हैविंग दैट सेड, सीएफए खुद से एफर्ट कर सकता है, समझ सकता है कि उनकी फील्ड के अंदर कौन से स्किल्स के ऊपर उन्हें ध्यान देना चाहिए, और अपने सेल्फ इनिशिएटिव से ये स्किल के गैप को डेफिनेटली पूरा कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि एमबीए या सीएफए के अंदर कौन से स्किल्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए आगे प्रोग्रेस करने के लिए, आप चाहते हैं भी इसके लिए एक वीडियो बना दूं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। हाँ, खर्चे की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सीएफए का एक मेजर एडवांटेज है, बिकॉज एमबीए के अंदर एक डिसेंट कॉलेज में आपको करना है ना, ऑन एन एवरेज 15 लाख तो आपके कहीं नहीं गए। पर अगर सीएफए की बात करें तो सीएफए कोचिंग वगैरह, किताब वगैरह सब मिला करके 4.5 लाख के आसपास का एवरेज खर्चा आपका बनता है। और सीएफए के अंदर स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर आपका खर्चा और कम हो जाता है। दैट रिमाइंड्स मी, अगर सीएफए की स्कॉलरशिप के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बना दूं, तो प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट्स। उसके लिए भी एक वीडियो बहुत जल्द में लेकर आऊँगा। अगली बात करते हैं सैलरी की। अब सैलरी को लेकर ना एमबीए और सीएफए को लेकर के ना बड़ी ऊल जलूल बातें जो है यूट्यूब के ऊपर करी जाती हैं। बड़े सारे लोग कहते हैं जी 50 लाख, कोई कहता है 60 लाख एंड ऑल दैट। तो मेरा बड़ा यहाँ पर सिंपल सा सिस्टम था इस चीज़ के बारे में रिसर्च करने के लिए। मैं एक्चुअली जॉब पोर्टल्स पे गया और वहाँ जाकर के देखा कि एमबीए फाइनेंस और सीएफए को किस स्टार्टिंग प्रोफाइल के ऊपर जॉब मिलती है और क्या उनकी सैलरी होती है, और उसी बेसिस पे मैं आपको कुछ एवरेज फिगर्स बता रहा हूँ। ऑब्वियसली एक्चुअल सैलरी इससे ज़्यादा भी हो सकती है, बट मैं यहाँ पर कंपैरिजन के लिए रियलिस्टिक रहना चाहता हूँ। तो रियलिस्टिक रखने के लिए मेरा सोर्स था जॉब पोर्टल्स, लिंक्डइन के ऊपर करी गई पोस्टिंग्स, और उन लोगों से कनेक्ट करना लिंक्डइन के ऊपर और बात करना जिन्होंने एमबीए फाइनेंस कर रखा है और अभी अभी अपने जॉब को ज्वाइन किया है, या फिर सीएफए कर रखा है और अपने जॉब को अभी अभी ज्वाइन किया है। अगर एमबीए की डिसेंट कॉलेजेस की बात करें, जहाँ पर मैं टॉपर्स को फिलहाल छोड़ रहा हूँ, मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ एमबीए के एक डिसेंट कॉलेज के अंदर, तो यहाँ पर एवरेज पैकेज तकरीबन 8 लाख के आसपास आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं पर एनम, और उतना ही पैकेज आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अगर आप एक सीएफए लेवल 2 क्लियर्ड कैंडिडेट हैं। तो सीएफए लेवल 3 की मैंने यहाँ बात नहीं करी, बिकॉज इंडिया में रह करके सीएफए लेवल 3 करने से आपकी सैलरी में मे बी स्लाइट बम्प आ सकता है,
बट कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा। और CFA लेवल 2 करते से ही आप अपने जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मुझे CFA ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि जितना आपने खर्चा किया है आप अपने पहले साल के अंदर ही उसे रिकवर कर सकते हैं, इनफैक्ट कुछ महीनों में रिकवर कर सकते हैं। बट अगर MBA की बात करें तो यहाँ पर आपको 2 से 3 साल लग सकते हैं अपनी करी गई इन्वेस्टमेंट को अपनी इनकम से कॉम्पनसेट करने के लिए। अब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट MBA के लिए, प्लेसमेंट। डिसेंट कॉलेजेस की हम बात कर रहे थे, तो डिसेंट कॉलेजेस के अंदर प्लेसमेंट वगैरह भी दी जाती है, जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैक्टर हो जाता है, बिकॉज जॉब के लिए हमें चिंता नहीं करनी पड़ती, जॉब तो हमारी लगी जाएगी। मगर यहाँ पर हमको ये समझना है कि जिस कॉलेज के अंदर आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पर आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस दी जाएगी या प्लेसमेंट गारंटी दी जा रही है। अगर प्लेसमेंट गारंटी दी जा रही है तब तो MBA के लिए एक एडवांटेज है, बट अगर एक प्लेसमेंट असिस्टेंस दी जा रही है तो यहाँ पर MBA और CFA दोनों को मैं बराबर मानूंगा, क्योंकि CFA की भी कई सारे इंस्टीट्यूट्स जॉब असिस्टेंस की बात ज़रूर करते हैं एंड देयरफॉर जॉब असिस्टेंस को इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं होता, दोनों को मैं बराबर मानूंगा। बट हाँ, ऐसे MBA प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर आपको जॉब का प्लेसमेंट का गारंटी मिल रहा है वहाँ पर डेफिनेटली आपको एक एडवांटेज है ओवर CFA। नाउ एक और जगह जो आपका इंटरेस्ट MBA की तरफ थोड़ा ज़्यादा जगा सकता है वो है डिफ़िकल्टी लेवल। CFA को अगर आपको क्लियर करना है तो डिफ़िकल्टी CFA के अंदर ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी कम रिज़ल्ट निकल करके आता है, और MBA के अंदर रिज़ल्ट ज़्यादा निकलता है, ऑलमोस्ट हर कोई पास हो जाता है जो भी MBA के अंदर घुसता है। इससे CFA मुश्किल कोर्स बन जाता है। अगली बात हम करते हैं जॉब अवेलेबिलिटी की। इस केस के अंदर मैं CFA को बेटर बोलूँगा। वैसे तो CFA को लेकर के एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना रखी है जिसमें CFA का जॉब का स्टेटस इंडिया के अंदर क्या है उसके अंदर पूरा रिसर्च और डिस्कशन मैंने कर रखा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो जब मैं CFA और MBA को डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कंपेयर करके देखता हूँ तो CFA मुझे बेटर लगता है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ CFA काम कर सकता है, MBA काम नहीं कर सकता, और CFA तो वैसे ही कम है। और वैसे ही हर कंपनी को फंक्शन करने के लिए MBA की ज़रूरत तो होती ही है, और ये बात भी सच है कि कई सारी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिसके अंदर MBA और CFA आपस में compete करते हैं, बट प्योरली बिकॉज MBAs बहुत सारे हैं इन कंपैरिजन टू CFAs, मुझे ऐसा लगता है कि CFA यहाँ पर बेटर है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे ज़रूर बताना। अब बात करते हैं ड्यूरेशन की कि कोर्स कंप्लीट करने में हमें कितना समय लगता है। वैसे देखें CFA अगर आप ग्रेजुएशन के बाद शुरू कर रहे हो ना तो 2.5 साल लगते हैं, विच इन कंपैरिजन टू MBA 6 महीने आपको ज़्यादा लग रहे हैं, बट इस ड्यूरेशन को आप कम कर सकते हो अगर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से ही आप CFA को पढ़ना शुरू कर देते हो। सो नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस। और आखिरी पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, ग्लोबल रिकॉग्निशन। अब देखिए यहाँ पर हमने MBA के टॉप कॉलेजेस की बात नहीं करी है, राइट। ऑब्वियसली IIM को दुनिया में हर कोई जानता है। हमने कुछ डिसेंट कॉलेजेस की बात करी है जिनका इंडिया में नाम है। तो इस सिनेरियो के अंदर CFA को मैं बेटर मानता हूँ, क्योंकि अगर आप CFA US इंडिया में क्लियर कर रहे हैं तो आप US जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, UAE जा सकते हैं, सब जगह आपकी वैल्यू रहेगी और रिकॉग्निशन रहेगा। MBA हो सकता है जिस कॉलेज से आप कर रहे हैं वो इंडिया के अंदर तो काफ़ी माना हुआ है, बट हो सकता है इंटरनेशनली उसका इतना रिकॉग्निशन नहीं हो, तो ये रिस्क तो है। चलें जी, तो अब आते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। मुझे ऐसा लगता है कि इस फाइनल वर्डिक्ट के बाद डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी अपना डिसीजन लेने के लिए कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर है। अगर हम देखें ROI के हिसाब से तो CFA एक डेफिनेटली अच्छा कोर्स है, मगर CFA के अंदर कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा होते हैं, राइट। देयर इज़ सम पोर्शन ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज़ देयर, और अगर आप उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होते हैं, अपने आप को पीछे करते हैं, तो फिर CFA आपको शायद इंटरेस्टिंग ना लगे एज़ कम्पेयर टू MBA फाइनेंस। तो अगर हम एप्टीट्यूड देखें तो CFA के अंदर एक लॉजिकल माइंड की हमें ज़रूरत होती है। अगर हम फ्यूचर स्कोप की बात करें, आप अगर एक डिसेंट कॉलेज से MBA करते हैं जहाँ पर प्लेसमेंट है, और अगर आप CFA कर रहे हैं तो स्कोप, फ्यूचर स्कोप की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि दोनों के अंदर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों ही अच्छा स्कोप आपको प्रोवाइड करते हैं। दैट रिमाइंड्स मी, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बार में एक वीडियो बना दूँ, यानी कि MBA और CFA के लिए कौन सा स्किल आपको सीखना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कुछ मन चेंज सा हो रहा है, लेट्स से कि आपने CFA के अंदर ऑलरेडी एनरोल कर रखा है और अब आपको देख करके लग रहा है नहीं मुझे MBA में जाना चाहिए, तो यू कैन ऑलवेज डू MBA आफ्टर यू आर डन विद योर CFA एंड
वाइस वर्सा, अगर आप MBA में हैं और CFA करना चाहते हैं तो आप साथ में CFA शुरू कर दें, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। और अक्सर देखा गया है अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए कई सारे लोग CFA और MBA दोनों साथ में करते हैं। इनफैक्ट मैं तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो IIMs के अंदर पढ़ रहे हैं, MBA फाइनेंस कर रहे हैं और CFA भी साथ ही साथ में परस्यू कर रहे हैं। सो इफ़ यू कैन टेक दैट प्रेशर, अगर आप केपेबल हैं दोनों को साथ में करने के लिए, आपको ऐसा लगता है, तो दोनों को साथ में करना भी एक बहुत अच्छा आइडिया रहेगा। एंड फाइनली, अगर पैसा आपके लिए कोई मेन कंसर्न नहीं है, राइट, अगर एक बार ROI को भी आप साइड कर दें, तो भी MBA और CFA के अंदर मैंने अभी आपको बताया कि एक अलग एप्टीट्यूड लगता है। तो आपको ये चेक करने के लिए कि आप CFA के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे या MBA के अंदर, अगेन मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगा कि इन दोनों का करिकुलम देखें, कोशिश करें YouTube के ऊपर CFA और MBA के लेक्चर्स देखने की, ये समझने के लिए कि किसके अंदर आपका इंटरेस्ट है। खास करके CFA तो ज़रूर देखना है, क्योंकि कई लोग CFA लेवल 1 करने के बाद जब लेवल 2 में जाते हैं तो उन्हें ज़मीन आसमान का डिफरेंस लगता है, उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या ही सामने आ गया, राइट। सो लेवल 2 के लेक्चर्स देखें, ये समझ के देखें कि आपको CFA के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर CFA के अंदर इंटरेस्ट आता है ना, तो मुश्किल होने के बावजूद CFA आपको आसान लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिली होगी अपना डिसीजन लेने में। अगर मिली है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। कमेंट करें, आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस और भी होंगे आपके दिमाग में, और एक कंसाइज वीडियो के अंदर सब कुछ कवर करना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। कुछ छूट गया है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उन क्वेश्चंस का जवाब देने की। अभी के लिए इतना ही। आपके CA गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।